स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का है बच्चों चैप्टर नंबर 10। और जैसे कि हमने इसका कल पार्ट 1 बना दिया था, तो आज ये इसका पार्ट 2 है, यानी सेकंड पार्ट है। चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे उपनिवेशवाद और देहात, और सेकंड पार्ट है ये, थर्ड बुक है NCERT। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना वीडियो। पहला आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है पांचवी रिपोर्ट। बच्चों मेनली देखें तो क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, पांचवी रिपोर्ट से कम ही आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी क्या पता इस बार पेपर में आ जाए। तो हमें इस चीज़ को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है पांचवी रिपोर्ट के बारे में कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी और ये क्यों आई थी, क्या मतलब इसके रीज़न वगैरह जो भी था सब कुछ हम जानेंगे इसमें। तो बच्चों देखो क्या था, मैं आपको पहले कहानी सी बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनो तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। क्या था कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको मैं EIC इस तरीके से लिखूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत में आई थी और भारत में ये लगभग 1760 के दशक के आसपास आई थी। तब से इसने क्या करा, बंगाल में कदम रखा था और फिर व्यापार वगैरह के उद्देश्य से आई थी यहाँ पे। तो ये जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन ने एक शाही फरमान जारी किया था और ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार है भारत में व्यापार वगैरह करने का, व्यापार के मामले देखने का, व्यापार करने का। तो इसने यहाँ पे व्यापार करना शुरू करा। इसके व्यापार के बाद क्या हुआ, इसको लाभ हुआ, हानि हुई, जो भी हुई, कहने का मतलब वैसे तो इसको फायदा ही हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया के काम से ना वहाँ के ब्रिटेन के कुछ राजनीतिक समूह खुश नहीं थे, यानी कि जो ब्रिटेन के कुछ राजनीतिक ग्रुप थे वो खुश नहीं थे इसके काम से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि वहाँ पे जो व्यापारी लोग थे ना, कहाँ के व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी, तो ये जो व्यापारी लोग थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के काम से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और ये सब मिलकर कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमियां थी उसको गिनाने में लगे रहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करते थे। किस प्रकार से आलोचना करते थे, क्या था, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इतनी बात मेरी समझ ली है तो आप चलते हैं अब टॉपिक पे, कि ये रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, कि ब्रिटिश जो संसद थी वहाँ पर ये रिपोर्ट पेश की गई थी 1813 में। तो यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी, यानी कि कई सारी रिपोर्ट पेश की गई थी, 1 2 3 4, तो ये जो रिपोर्ट थी ये पांचवी रिपोर्ट थी, इसी के लिए इसका नाम हो गया पांचवी रिपोर्ट। ये पांचवी रिपोर्ट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके कार्यकलाप के बारे में थी, यानी इसमें बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में थी सब कुछ। 1002 पेज थे, मतलब ये जो रिपोर्ट थी इसमें इतने पेज थे 1002, और जिसमें 800 से ज़्यादा जो पेज थे, 800 से प्लस यानी ज़्यादा, उसमें 800 से ज़्यादा अधिक जमींदार और रैयत की अर्जियां थी, यानी उनकी जो अर्जियां, एप्लीकेशन वगैरह जो दी थी, उनकी जो समस्याएं थी, उन्होंने शासन के सामने, प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी होगी, तो अर्जी कहते हैं ना लिखित रूप में जमा करवाना, तो वो अर्जियां दी थी। कलेक्टर की रिपोर्ट थी, टैक्स वगैरह कैसे लिया जाता था उसकी डिटेल थी। ठीक है, इसमें तो ये सारी चीज़ें बच्चों पांचवी रिपोर्ट में लिखी हुई थी बातें। तो 1760 के दशक के मध्य में, जब ये 1760 के दशक यानी 1765 के आसपास की बात है, यानी 1760 के दशक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसने बंगाल में कदम रखा था। बंगाल में आई थी, क्यों आई थी, इसका जो उद्देश्य था वो था व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तब से इंग्लैंड ने क्या किया, उस पर बारीकी से नज़र रखनी शुरू की, यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो इंग्लैंड, ब्रिटेन जो भी है ये, इसने उस पर नज़र रखना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन में बहुत से समूह जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पे एक अधिकार के विरोध करते थे। यही मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था वीडियो शुरू करने से पहले, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो व्यापार वाला अधिकार था, बहुत सारे समूह जो थे वो क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। कहते थे कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी व्यापारी वगैरह उनको भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो बाकी व्यापारी लोग थे वो भारत से व्यापार करना चाहते थे, वो चाइना वगैरह अदर जो कंट्री थी उनसे भी व्यापार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत और ब्रिटेन के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने क्या कर रखा था, इंग्लैंड ने क्या कर रखा था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था अधिकार कि तुम ही करोगे व्यापार, इस तरीके से।
तो कई राजनीतिक समूहों का कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो लाभ है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है उससे जो पैसा आ रहा है, जो फायदा हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी वो पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रहा, जबकि वो चाहते थे कि उसका जो फायदा हो वो ब्रिटेन को हो, पूरे ब्रिटेन को। लेकिन वो सिर्फ फायदा क्या है, कुछ लोगों तक पहुंच रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, इस चीज का वो विरोध कर रहे थे। तो सारी की सारी जो बातें थी वो सब इस रिपोर्ट में थी। ठीक है, कंपनी के कुशासन, देखो अब शासन होता है, इसके आगे, ठीक है, शासन के आगे हम उपसर्ग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अगर हम यहाँ पे सु जोड़ देते हैं, सुशासन, तो ये हो जाता है, यानी शासन को मतलब पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव वर्ड बन जाता है। लेकिन अगर इस सु को हटा के मैं यहाँ पे कु लगा दूं, कुशासन जो हो जाएगा, यानी ये एक नेगेटिव वर्ड बन गया। यानी कंपनी का कुशासन यानी बहुत बेकार शासन था, और भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। ये सारी बातें ब्रिटेन के अखबारों में छपती थी कि कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बातें छपती थी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की इन बातों का विरोध होता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद में। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश शासन ने कंपनी में सुधार के लिए कई अधिनियम पारित किए। अधिनियम बोले तो हम बोलेंगे इसे एक्ट। एक्ट मतलब कई सारे कानून पास किए उन्होंने इसमें सुधार के लिए। कंपनी को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया कि वह भारत के व्यापार की रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे, यानी भारत में जो भी उसका व्यापार है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम रेगुलर ब्रिटेन को, इंग्लैंड को क्या करा जाए? भेजा जाए। ऐसा इन्होंने कहा, फरमान जारी करा, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कंपनी के कामकाज की जांच के लिए इन्होंने कई समितियां बनाई। समिति आपको पता है कि ये समितियां जो बनाई जाती है इनका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है, यानी किसी विशेष काम के लिए, और जब वो काम हो जाता है, ये अपनी रिपोर्ट सौंप देती है, तो उन समितियों को भंग कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो समिति थी बच्चों, ये बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कामकाज था उसको देखने के लिए। पांचवी रिपोर्ट एक प्रवर समिति, यानी ये जो समिति थी इनकी प्रवर समिति, उसने तैयार की थी, और जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद के आधार पर बनी। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुआ। कहां पे हुआ? ब्रिटेन की संसद में गंभीर वाद विवाद हुआ, और यही वाद विवाद क्या बना बच्चों? इसी वाद विवाद के कारण ये पांचवी रिपोर्ट बनी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर भी समझ में ना आए तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वही सारी बातें आपको मिलेंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ मुश्किल है नहीं इसमें वैसे। तो इस रिपोर्ट में क्या हुआ? इस रिपोर्ट में बहुत सारे सबूत थे, यानी साक्ष्य थे। ये वर्ड यहाँ पे आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साक्ष्य, सॉरी फिर से वही कटिंग हो गई, साक्ष्य, ठीक है, सबूत। ये जो सबूत थे ये बहुमूल्य थे। बहुमूल्य मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये लगा लो कि ऐसे सबूत थे जो बहुत मुश्किल से मिल पाते, तो ये थे। लेकिन इन्हें थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समिति ने बनाए हैं, समिति वगैरह उन्होंने मतलब इकट्ठे करे हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ फिर इसमें एक बात हमें ये भी याद रखना है कि ये जो मतलब पांचवी रिपोर्ट में जो भी बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की जा रही है, आलोचना के उद्देश्य से ही ये किया जा रहा है। तो इसलिए हम एकदम से आंख बंद करके इस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अहम सबूत होता है, इसे हम नकार भी नहीं सकते हैं इसके महत्व को। तो आई होप आपको ये जो पांचवी रिपोर्ट थी वो समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कुछ सेकंड के अंदर कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कैसा कामकाज था उसको लेकर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की उसमें कमियां बताई गई थी, उसमें ये बताया गया था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रही है, गलत शासन कर रही है, कहीं ना कहीं मतलब जमींदारों की जमींदारियाँ छीन रही है, नुकसान पहुँचा रही है वहाँ पे लोगों को, इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ तो बहुत कमा रही है, लेकिन वो सारा लाभ किसको मिल रहा है? लाभ सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है? चंद मतलब लोगों को, यानी कि पूरे ब्रिटेन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यही सारी बातें थी इस पांचवी रिपोर्ट में। तो आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब यहाँ पे 2 तरह के टॉपिक चलेंगे हमारे, एक तो संथाल लोग और एक थे पहाड़ी लोग। तो हमारी यहाँ पे बात चलेगी पहाड़ी लोगों की। पहाड़ी लोग जो थे वो पहाड़ों, राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उन पहाड़ियों में रहते थे,
ठीक है, उन पहाड़ियों के आसपास के जो एरिया थे उनमें रहते थे, इसलिए इनको पहाड़ी लोग, जंगली लोग भी कहा जाता था। जंगली लोग इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका जुड़ाव जंगलों से था, ये जंगलों से जुड़े हुए थे। और कैसे, मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखो, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। कुदाल, हाँ यहाँ पे दो शब्द लिखे मैंने, एक कुदाल लिखा, एक हल लिखा। ये दोनों ही क्या होते हैं? खेती करने के लिए उपकरण के रूप में यूज़ किए जाते हैं। हल आपको पता है, हल कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपने देखा हो कभी। आज के टाइम पे तो हल वगैरह, हल का ज़माना चला गया है। ये होता था हल, ठीक है, और यहाँ पे एक नुकीली सी लोहे की फाल लगी होती थी जो ज़मीन को खुरचती थी, जुताई के काम में आती थी। ये लकड़ी वगैरह का होता था। तो ये जो हल था बच्चों, और कुदाल जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती होगी, आई थिंक इस तरीके से। ये डंडा सा होता था, फावड़ा टाइप का नहीं होता, फावड़ा, और ये आगे से नुकीला। तो इस तरीके से कुदाल होती थी कुछ। तो कुदाल का यूज़ करते थे वो थे जंगली लोग, पहाड़ी लोग, और जो हल का यूज़ करते थे वो थे संथाल लोग। आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ, जो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड है राजमहल की पहाड़ियाँ, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं एक बार, कि राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी बच्चों, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। कि बुकानन जो थे एक अंग्रेज़ अधिकारी था, ये कर्मचारी था, इसने यहाँ पे दौरा किया राजमहल की पहाड़ियों पे, और दौरा करने के बाद इसके बारे में जो देखा उसके बारे में उसने लिखा। उसने, बुकानन ने ये बताया कि राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वो अभेद लगती थी। अभेद का मतलब ऐसी जो मतलब बहुत घनी पहाड़ियाँ, और मतलब उसे आर पार कर पाना बहुत मुश्किल था, कुछ इस तरीके से अभेद लगती थी उन्हें, जिसको भेदना बहुत मुश्किल था, समझना बहुत मुश्किल था। उसने बोला ये खतरनाक इलाका था, यहाँ पे बहुत कम यात्री, यानी कि यहाँ पे बहुत कम ही यात्री होंगे जो यहाँ पे जाने की हिम्मत करें, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी लोग रहते थे, वो उनको नुकसान पहुँचा सकते थे, बाहरी लोगों को वो पसंद नहीं करते थे। ये रीज़न इसके रहे हैं। बुकानन जहाँ पे भी गया उसने वहाँ के निवासियों के व्यवहार को देखा, और उसने ये लिखा कि वहाँ के जो निवासी थे उनका व्यवहार जो था वो शत्रुतापूर्ण था। शत्रुतापूर्ण इसलिए था क्योंकि जो जंगली लोग थे, जो मतलब जंगलों से जुड़े हुए लोग थे, वो ना बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते थे कि कोई भी बाहरी लोग उनके जंगलों में आए। और ये बुकानन जो था ये अंग्रेज अधिकारी था, पूरी टुकड़ी लेके अपने साथ चलता था, तो ऐसे में वो इसको गुस्से और शत्रुतापूर्ण नज़र से देखेंगे ही। बुकानन जहाँ पे भी गया उसके बारे में वो अपनी डायरी रखता था, डायरी में सारी चीज़ें लिखता था, उन जो भी मतलब यात्रा उसके वृतांत वगैरह थे उसके बारे में। अब क्वेश्चन अगला है कि पहाड़ी लोग तथा उनका जीवन, जो पहाड़ी लोग हैं उनका जीवन कैसा था, कौन है पहाड़ी लोग, इनके बारे में। तो राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द में रहते थे पहाड़ी लोग, यानी राजमहल की जो पहाड़ियाँ थे उसके इर्द गिर्द में जो रहते थे उनको हम पहाड़ी लोग कहेंगे। झूम खेती करते थे बच्चों, ये कौन सी खेती करते थे? झूम खेती करते थे। दाल, जवार, बाजरा, ये फसलें उगा लेते थे ये, ठीक है। अब बात यहाँ पे झूम खेती की आ गई है, तो मैं आपको झूम खेती भी बताऊंगा, पहले मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहाड़ी लोग जो थे वो खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। महुआ के फूल अगर आपने कभी देखे हो तो शायद आप जानते हो, बाकी ये यहाँ दिल्ली वगैरह में तो होता नहीं है, ये गाँव वगैरह में ही होते हैं। तो महुआ के जो फूल होते हैं वो काफ़ी मतलब ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि ये ना बहुत हेल्दी होते हैं, और इससे महुए के फूल से बहुत सारी चीज़ें बनती है। इससे खीर भी बनाई जाती है, ठीक है, और इसे सुखाकर बेचा भी जाता है, इससे शराब भी बनती है, और मतलब बहुत तरह औषधि रूप में भी महुए जो होते हैं वो यूज़ में आते हैं। तो ये इन सब के फूल इकट्ठे करते थे, इनको खाया जाता था, क्योंकि भाई इसका जो टेस्ट होता है शायद गाँव वगैरह के लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने एक बार जब महुए का फूल खाया था भाई मुझे तो बहुत बेकार लगा। लेकिन गांव वगैरह के जो लोग होते हैं इसको बहुत खाते थे, उन्हें हेल्दी बताते हैं इसको। तो ऐसा है भाई, ये कुछ महुए के फूल की कहानी। इसको इकट्ठा करते थे बेचने के लिए, रेशम के कोया और राल इकट्ठा करते थे। अभी रेशम का कोया, राल, ये भी आपको बताया जाएगा। काट कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। काट कोयला क्या होता है आपको ये भी बताया जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक टॉपिक आपके सामने क्लियर कर दूँ, झूम खेती। और आई थिंक आपको ये सभी बच्चों को ये पहले से पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ झूम खेती क्या होता है। झूम खेती जो है ये एक तरह से स्थानांतरण कृषि है, यानी ये परमानेंट कृषि नहीं है। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने ये एक बहुत बड़ी ज़मीन बना दी, इस ज़मीन को क्या करूँ मैं बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, और मैं इन हिस्सों का एक नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी नाम दे दिया, इसे डी, इसे ई और इसे एफ। मैं इस तरीके से क्या करता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये झूम खेती होती कैसे है, मान लो वो जो लोग हैं वो पहले इस ज़मीन पे खेती करेंगे, इस ज़मीन
पर खेती करेंगे, 2 साल 4 साल जितने भी टाइम तक खेती करेंगे तब तक इस पे अच्छे से फसल वगैरह उगाएंगे। लेकिन 4-5 साल बाद क्या करेंगे, वो इस जगह को छोड़ देंगे और वो चले आएंगे इस जगह पे। और जब वो इस जगह को छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो घास फूस जंगल जो भी है पेड़ पौधे उसको आग लगा देंगे, काट पीट के आग लगा देंगे। आग लगाने से क्या होगा, आग लगने से जो राख होगी वो जो राख है उस जगह पे पड़ी रहेगी। वो राख क्या करेगी, उस जमीन को उपजाऊ बनाएगी, यानी वो खाद का काम करती है, नेचुरल खाद की तरह से। फिर वो आगे 4-5 साल तक इस दूसरी जगह पे चले जाएंगे, यहाँ खेती करेंगे। उसके बाद इस जगह का भी वही हाल होगा जो पहले वाले का हुआ था, ए का हुआ था। फिर वो नई जगह पे चले जाएंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, वो कई कई अलग अलग जगह पे जाके खेती करते हैं और फिर 4-5-10 साल बाद दोबारा से उसी जगह पे खेती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जमीन जो होती है अपनी उर्वरता को दोबारा पा लेती है, यानी उपजाऊ हो जाती है। इसी को झूम खेती कहा जाता था। तो ये झूम खेती करते थे। अब यहाँ पे महुआ के फूल वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आगे बताऊँ आपको कि इसको बेचने के लिए रेशम के कोया और राल, रेशम जो है इसका कोया और राल। रेशम आपको पता है रेशम का एक कीड़ा होता है, ठीक है। वो जो रेशम का कीड़ा होता है उससे क्या किया जाता है, रेशम पाई जाती है, यानी उससे रेशम मिलती है। तो अब बात यहाँ पे हमें बच्चों ये करनी है कि ये जो रेशम का कीड़ा होता है ये पेड़ पे रहता है और जो सबसे मतलब बेहतर माना जाता है रेशम का कीड़ा वो उसे माना जाता है जो सहतूत के पेड़ पे रहता है, सहतूत के पत्तों को खाता है उसको। आपको बता देता हूं भाई रेशम के कीड़े के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनो। रेशम एक प्रकार का एक महीन मतलब काफी बारीक छोटा चमकीला और दृढ़ तंतु यानी मजबूत तंतु या रेशे वाला रेशा होता है, जिससे क्या करते हैं भाई कपड़े वगैरह बुने जाते हैं। और ये जो रेशा वगैरह होता है ये कैसे प्राप्त होता है, ये मतलब तंतु कोष में रहने वाला एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े जो होते हैं वो रेशम के कीड़े पिल्लू कहलाते हैं। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है, पिल्लू कहा जाता है। ये सारी जो बातें हैं ये मैंने गूगल सर्च की थी, मैं आपको विकिपीडिया जो थी उसमें से पढ़ा है मैंने, उसके बाद बता रहा हूँ। तो ये जो पिल्लू कीड़े होते हैं ये कई तरह के होते हैं, इसमें भी कई होते हैं, ठीक है। तो ये जो कीड़े होते हैं ये तितली की जाति के हैं। और ये कैसे होता है, देखो अंडा होता है, अंडा फूटने पर ये जो बड़े पिल्लू के आकार में हो जाते हैं, यानी अंडा फूटने पे ये बड़े आकार के हो जाते हैं पिल्लू के आकार में। फिर रेंगते हैं और ये क्या करते हैं, जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसको खाते हैं। सहतूत की पत्ती जो इनका भोजन होता है ये सबसे बेहतर माना जाता है। ये पिल्लू बढ़कर एक प्रकार का कोष बनाते हैं और उस कोष को बनाकर उसके भीतर हो जाते हैं और इसी समय इसको क्या कहा जाता है, कोया कहा जाता है। मैंने आपको जितना कहा है आप उसको ध्यान से सुनो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे जाओ और रेशम का कोया लिखो और विकिपीडिया हिंदी में लिखकर उसे सर्च करो, वहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये था, ये जानकारी मैंने निकाली थी, मैंने आपके सामने रख दी है। अब बात कर लेते हैं काठ कोयला। देखो कोयला क्या होता है, कोयला थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं इसको मिटा के आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। कोयला देखो, कोयला जो है बच्चों ये संस्कृत का एक शब्द है कोकिल, जिससे कोयल बनता है, उसी से ये शब्द निकला है। इसका अगर हम बेसिक रूप से इसका मतलब निकालें तो ये क्या होता है कि लकड़ी के अंगारों, मान लो हमने लकड़ी जलाई और लकड़ी जलाने के बाद लकड़ी के जो अंगारे थे उसको बुझाने से उसको बुझा दिया, उससे जो बच गया, जो हिस्सा बच गया, जला हुआ जो अंश बच गया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोयला। तो ये तो होता है इस कोयले का अर्थ। कोयला जो है ये एक खनिज पदार्थ है, एक खनिज पदार्थ होता है, उसको भी कोयला कहा जाता है, जो संसार के बहुत सारे स्थानों में खानों से निकाला जाता है। और ये जो अब देखो ठीक है, इस प्रकार जो मतलब लकड़ी का जो कोयला होता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, लकड़ी का जो कोयला होता है उसको हम बोलते हैं काठ कोयला, यानी जो कोयला लकड़ी से बने। अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना ये वर्ड, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे, यानी ये काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। अब कोयला जो होता है भाई वो लकड़ी का, एक तो सिंपल कोयला होता है जो मतलब पत्थर का कोयला होता है जो खदानों वगैरह से निकाला जाता है, उसको तो कोयला बोलते हैं। जो लकड़ी का कोयला होता है उसको काठ कोयला बोलते हैं। एक और कोयला होता है, वो कोयला होता है जब हड्डियों को जलाते हैं तो उससे जो कोयला प्राप्त होता है उसको अस्थि कोयला बोलते हैं,
ठीक है, तो ये कोयला आप समझ गए होंगे। ये सारी जानकारी मैंने गूगल पे सर्च की है और उसको पढ़ा है, उसको फिर समझा है और उसके बाद आपको समझा रहा हूँ मैं। तो काठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला बनाने के लिए ये लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। शिकार करना इनके काम क्या है, अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। शिकार करना इनका काम है, झूम खेती करना इनका काम है, खाद्य बटोरना यानी खाने पीने की चीज़ें बटोरना इनका काम है, काठ कोयला बनाना यानी लकड़ी का कोयला बनाना इनका काम है, रेशम के कीड़े पालना इनका काम है। ये सारे काम करते थे और ये सारे काम करते थे इसलिए ये लोग जंगलों से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, यानी जंगल ही इनका सब कुछ था और जंगलों पे ये पूरी तरीके से निर्भर रहते थे, क्योंकि सारी इनकी जो जिंदगी बीत रही है वो जंगलों से बीत रही है। जंगलों से इन्हें प्यार था, जंगलों को ये कटने नहीं देते थे, जंगलों को काटते नहीं थे ये। तो ये हो गई पहाड़ी लोगों के बारे में और उनके जीवन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा और इनके जीवन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे रहते थे। इमली के पेड़ों के बीच में झोपड़ी बनाते थे और वहाँ पे रहते थे। आम के पेड़ की छाया में आराम करते थे। कैसी मतलब इनकी मस्त बिल्कुल ज़िंदगी है, पेड़ पौधे जंगलों से जुड़े और मतलब ऐसी लाइफ थी इनकी। लेकिन कैसे इनकी लाइफ बेकार हो गई ये भी आपको बताएंगे आगे। पूरे प्रदेश को ये अपनी निजी भूमि समझते थे कि ये जो भी पूरा प्रदेश है इनका खुद का है। और इनका एक मुखिया होता था। मुखिया जो होता था पूरे समूह में एकता बनाए रखता था। अब मान लो कभी आपस में झगड़ा हो गया तो मुखिया क्या करता था, झगड़े को सुलझाता था। पहाड़ी लोग इन इलाकों पर आक्रमण करते थे जहां पर किसान बस कर रहते थे। यानी पहाड़ी लोग हैं, झूम खेती कर रहे हैं। झूम खेती कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब ये खाना बदोश जैसी ज़िंदगी समझ लो इनकी, या जो भी है इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये क्या करते थे, जहाँ पे मतलब लोग परमानेंट बस के रहते हैं यानी मकान बनाकर घर बनाकर रहते हैं, उनके पास जाते थे ये गाँव वगैरह में, वहाँ पे हमला कर देते थे। हमला क्यों, और उनसे कुछ चीज़ें छीन लेते थे आक्रमण करके। और आक्रमण इसलिए करते थे क्योंकि अकाल जब पड़ जाए, जंगलों में अकाल वगैरह पड़ जाता था, तो ऐसे में इनको जीवित रहने के लिए कुछ संसाधन की जरूरत पड़ती थी। तो वो सारी चीज़ें इनको, अनाज वगैरह जो भी मिलता है वो सब इनको इनसे मिल जाता था हमले से। और ऐसा करके वो अपनी ताकत भी दिखाते थे आक्रमण करके। और जमींदार लोग थे, इनको तो सही शिकार बनाते थे। जमींदार जो थे इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देते थे। खिराज का मतलब है यहाँ पे कुछ पैसा देना, गिफ्ट देना, या जो भी उस टाइम पे कह लो, खिराज वगैरह देकर उससे शांति खरीदते थे। शांति खरीदने का मतलब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, आपने फिल्में देखी होगी, उसमें फिल्मों में क्या होता है, गुंडा होता है। वो जो गुंडा क्या करता है कि जो अमीर आदमी होते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, तो ये गुंडे उससे फिरौती मांगते हैं। मतलब फिरौती कुछ इस तरीके से, मतलब इनसे हफ्ता वसूली, आपने देखा होगा हफ्ता वसूलते हैं, यानी इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा करना। तो ये भी कुछ ऐसे ही करते थे। जमींदार इनसे बहुत डरते थे, कहीं ना कहीं इन पे हमला वगैरह करते होंगे, तो इसलिए वो कुछ पैसा दे देते थे और पैसे के बदले में इनको क्या मिलती थी, शांति। यानी वो बोलते थे ठीक है तुमने पैसा दे दिया, अब हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस तरीके से। तो पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों, यानी पहाड़ियों द्वारा जो रास्ते नियंत्रित होते थे उस पर जो भी आने जाने वाले होते थे उनको भी ये लूट लेते थे। उन पर अनुमति के लिए कुछ धन दिया करते थे, यानी अगर ये बोलते थे अगर तुम्हें इस रास्ते से जाना है तो कुछ पैसा दे जाओ और फिर सेफ तरीके से आप जा सकते हो, आ सकते हो। व्यापारी की रक्षा करते थे। व्यापारी की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि ये शक्तिमान वाला काम कर रहे हैं, व्यापारियों को बचा रहे हैं, बल्कि ये व्यापारियों की रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उनसे भी कुछ पैसा वगैरह ले रहे हैं, कुछ संसाधन ले रहे हैं। ठीक है, व्यापारी लोग जो थे वो इनसे अपने मतलब अपने आप को बचाने के लिए इनको कुछ पैसा दे देते थे, या जो भी मतलब संसाधन रहे होंगे उस टाइम पे लिए जाते होंगे वो दे देते थे। तो इस तरीके से फिर जब ये उनसे ले लेते थे तब बोल देते थे भाई हमने तो लूट लिया है, अब आगे तेरे को लूटने नहीं देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब तूने हमें जो भी इनसे लेते थे संसाधन वगैरह वो तुमने दे दिए हैं, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी हमारे पे है, हम तुम्हें किसी और से नहीं लूटने देंगे। तो उनकी रक्षा करते थे, इस तरीके से है ये। तो ये इनकी लाइफ है। किन की लाइफ बताइए मैंने, पहाड़ी लोगों की। अब इनके बारे में देखें भाई, पहाड़ी लोग जो थे इनकी कुछ समस्याएं भी थी। इनकी क्या समस्या थी ये देखो। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। कैसे, क्योंकि खेती की सीमाएं बढ़ रही थी, यानी खेती जो खेत वगैरह थे उनको बढ़ाया जा रहा था। कौन बढ़ा रहे थे, अब यही बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जंगलों की कटाई हो रही थी, सफाई कराई गई, और जमींदारों ने परती भूमि वो होती है जो खाली पड़ी रहती है, यानी जो कृषि योग्य है, भूमि में खेती हो सकती है, उपजाऊ है, लेकिन उसे कोई खेती कर ही नहीं रहा, खाली पड़ी है, तो उसको बोलते हैं परती भूमि। तो जमींदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। धान बोलते हैं चावल, यानी चावल के खेतों के रूप में बदल दिया, यानी वहाँ पे खेती की।
खेती करवाई जमींदारों ने। अंग्रेजों ने स्थायी कृषि आरंभ की। स्थायी कृषि मतलब किसी जगह पे परमानेंट रहकर खेतों को खेती करना, और उसका विस्तार करवाया अंग्रेज वगैरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने। स्थायी कृषि में विस्तार से, यानी जब स्थायी कृषि बढ़ने लगी तो उसका खतरा किसको हुआ? इन पहाड़ी लोगों को होने लगा। और अंग्रेज जो थे वो जंगलों को उजाड़ मानते थे। अंग्रेज कहते थे जंगल वगैरह उजाड़ चीज़ है, और जंगलवासी जो ये पहाड़ी लोग थे इनको असभ्य कहते थे बर्बर हैं, असभ्य हैं, गंदे हैं, उपद्रवी हैं, क्रूर हैं, ऐसे शब्दों का यूज़ करते थे इनके लिए। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि जंगल साफ करके स्थायी कृषि करानी होगी, तभी मतलब इनसे छुटकारा मिल सकता है। जंगली लोगों को सभ्य पालतू बनाना होगा, इन्होंने ऐसा सोचा अंग्रेजों ने। उन्होंने सोचा कि इनसे अगर शिकार का काम छुड़वा दें और इनसे परमानेंट खेती करवाएं, झूम खेती छुड़वा कर परमानेंट खेती करवाएं तो उससे फायदा होगा, ऐसा अंग्रेज सोच रहे थे। तो जैसे स्थायी कृषि का विस्तार हुआ, जैसे जैसे मतलब स्थायी कृषि का विस्तार हुआ, जंगल जो थे वो कम होने लगे, चरागाह जो थे वो छोटे होने लगे। पहाड़ी लोग जो थे वो स्थायी कृषि वालों के बीच में झगड़ा बढ़ा, यानी पहाड़ी लोगों के बीच में और जो स्थायी कृषि करने वाले लोग थे उनके बीच में लड़ाई बढ़ी। स्थायी कृषि वो होती है जो किसी परमानेंट किसी खेत पर खेती करे, और पहाड़ी लोग तो आपको पता है झूम खेती करते थे, आज इस जगह पे कल किसी दूसरे खेत में, परसों तीसरे खेत में, इस तरीके की मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ सालों तक गैप देकर खेती करते थे। अब पहाड़ी लोग और ज़्यादा गाँव में हमले करते थे, यानी कि जब मतलब इनकी दुश्मनी होने लगी पहाड़ी लोगों की, एक तरफ पहाड़ी लोग दूसरी तरफ स्थायी कृषि वाले, तो इन्होंने क्या करा और ज़्यादा हमला करना शुरू करा। और इनके हमले से सिर्फ वो आम आदमी परेशान नहीं थे, बल्कि इस अंग्रेज भी परेशान थे। अंग्रेज भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे पहाड़ी लोगों का। कभी ये आते अनाज छीन ले जाते, कभी उनसे पशु छीन ले जाते, इस तरीके के काम करने लगे ये। 1770 के दशक में अंग्रेजों ने इनसे छुटकारा पाने के लिए गुस्से में एक क्रूर नीति अपनाई। क्रूर नीति मतलब एक कठोर निर्दयी नीति। उन्होंने क्या करा, इनका ही शिकार करना शुरू कर दिया, जंगली लोगों का, और इनका संहार करने लगे। संहार का मतलब होता है काट देना, मार देना। पहाड़ी लोगों के साथ ऐसा करने लगे अंग्रेज। लेकिन फिर अंग्रेजों को लगा कि इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये जंगली लोग हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं मतलब हम उतने तरीके से कर नहीं पाएंगे। राजमहल की पहाड़ियों में छुप जाते हैं जाके, और फिर अंग्रेज उनके मुकाबला कर नहीं पाते। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि कुछ मतलब शांति समझौता करने की कोशिश करते हैं, यानी इनको लालच देते हैं एक बार इन पहाड़ी लोगों को। तो उन्होंने सोचा लालच कर देते हैं। तो 1780 में भागलपुर के कलेक्टर जो थे उन्होंने शांति स्थापना की नीति बना दी। उन्होंने इस नीति बनाई। इस नीति के अनुसार क्या था कि जो मुखिया होता था ना इनका, किनका मुखिया? पहाड़ी लोगों का मुखिया, उसको बुलाया। उसे बोला कि भाई हम तेरे को वार्षिक भत्ता देंगे, यानी वार्षिक भत्ता मतलब सालाना कुछ पैसा वगैरह, अनाज वगैरह, जो भी मतलब सुविधाएं हैं वो देंगे तुझे। इसके बदले में तुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला किससे? उन्होंने बोला उससे क्या कहते हैं, मुखिया से। इन्होंने बोला कि हम भाई तुम्हें सालाना कुछ भत्ता दे देंगे, उसके बदले में तुम्हें अपने जो पहाड़ी लोग हैं उनका चाल चलन ठीक करवाना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि आम आदमी, ये जो किसान हैं, इन पे हमला ना करें, इनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, हमें परेशान ना करें। लेकिन जो पहाड़ी मुखिया थे उन्होंने वो भत्ता लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भत्ता, अपना भत्ता अपने पास रखो। कुछ जो थे वो लालच में आ गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ज़्यादातर ने तो मना कर दिया भत्ता लेने से। लेकिन कुछ एक दो ऐसे भी रहे होंगे लालची, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जिन्होंने स्वीकार किया तो उनके समुदाय से सत्ता खो बैठे, यानी कि जब कोई मतलब अंग्रेजों की गुलामी, उनका भत्ता स्वीकार करके अगर जाता अपने समुदाय के पास, तो समुदाय के लोग उसका बहिष्कार कर देते, बोल देते भाई अब तू हमारा मुखिया नहीं रहा, लालची है, और ऐसे वैसे जो भी कहानी है, हम भाई तुझे मुखिया नहीं मानते। मतलब अब सत्ता खो बैठा वो अपने लोगों से। तो ये था। इन्हीं दिनों में एक नया खतरा इनके सामने था, नया खतरा। वो नया खतरा क्या था? वो था संथाल लोगों का आगमन, यानी इस टाइम पे संथाल लोग आ गए थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा संथाल लोग क्या हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। पहाड़ी लोग जो थे वो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, इर्द गिर्द झूम खेती करते थे, कुछ फसलें उगाते थे और महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, रेशम को या राल इकट्ठा करते थे, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। ऐसी जिंदगी थी इनकी, जंगलों पर निर्भर थे। इमली के पेड़ों के बीच में झोपड़ी बनाकर रहते थे, आम की पेड़ की छाया में सोते थे और सारी भूमि को अपनी निजी भूमि मानते थे। मुखिया होता था इनका, वो पूरे समूह में एकता बनाए रखता था, झगड़ों को निपटाते थे ये। और ठीक है, इस तरीके से पहाड़ी लोग क्या करते थे, जहाँ पे किसान वगैरह रहते थे वहाँ पे हमला कर देते थे, और उस जगह पे हमला करके वहाँ के लोगों से
कुछ छीना झपटी, ये सारे मतलब इस तरीके से करते थे उनके साथ। और ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि अकाल के दिनों में इनको अपने आप को जीवित रखने के लिए ऐसा करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि 18वीं शताब्दी में इनके सामने बहुत तरह की समस्याएं आने लगी। वो सारी समस्या आपके सामने यहाँ पे है। अब इनके पास जो मेन समस्या आई है ना, वो आई है संथालों की, कि संथाल लोग आए तब इनको सबसे बड़ी समस्या झेलनी पड़ी। अब पहाड़ी लोग, जंगली लोग तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये संथाल लोग कौन थे इसको देख लेते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी देखो और समझो इसे। संथाल लोग 1780 के दशक में बंगाल में आने लगे थे। संथाल कौन है? संथाल तो ये देखते हैं। जमींदार लोग इनको लेकर आए। किस लिए लेकर आए? इनको भाड़े पर लाए, यानी कुछ किराए पे। इनको काम दिया कि तुम्हें खेती के लिए नई भूमि बनानी, यानी ये जो जंगल वगैरह है उसको साफ करो और उस खेत को बड़ा करो, यानी खेती का आकार बढ़ाओ। आकार कैसे बढ़ेगा? जंगल वंगल काट दो, अपने आप ही खेत का आकार बढ़ेगा। फिर खेती का विस्तार करना है तुम्हें, जंगलों को सफाई करनी है और खेत के लिए नई भूमि बनानी है। ये काम थे। इसके बदले में तुम क्या करो? पैसा लो हमसे, भाड़े पे लाए थे और खेती करो। इस तरीके से ये काम था इनका। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें जंगल में बसने का मौका दिया क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि पहाड़ी लोगों को तो हम समझा नहीं पाए, उनके मुखिया को तो हम समझा नहीं पाए, ये लोग ज़्यादा बेटर है। उन्हें लगा, वो इनको सभ्य मानते थे, उन्होंने इनको बसने का मौका दिया। अब देखो अंग्रेज कितने चालाक थे, ध्यान से समझना इस बात को। उन्होंने इनको मौका दिया, निमंत्रण दिया, आओ बसो। क्योंकि ब्रिटिश लोग पहाड़ी लोगों को तो स्थायी रूप से बसाने में असफल थे, तो उन्होंने सोचा इनको ही बसा लिया जाए। फिर संथाल लोग जो थे वो जंगल को काटने में हिचकते नहीं थे, लेकिन जो पहाड़ी लोग थे वो जंगलों को काटते भी नहीं थे। पहाड़ी लोग जंगलों को अपना मतलब उनको पूजते थे, उनको अच्छा मानते थे, उनको नहीं काटते थे। पर इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो तैयार थे संथाल लोग जंगलों को काटने के लिए। भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे, हल का प्रयोग करते थे ये। और संथालों को जमीन देकर राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसाने को तैयार किया गया। अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। उन्होंने क्या करा? इनको लालच दिया। इन्होंने बोला भाई जमीन लो और इसकी तलहटी के क्षेत्र में बसो और जितने जंगल है उसको काटो पीटो साफ करो और उसके बदले में तुम वहाँ पे खेती करो। और इस तरीके के इनको, तो ये खुश हो गए संथाल। खुश क्यों थे? क्योंकि इनको मिल रही थी जमीन, आके बसे थे, उनको जमीन मिल गई, तो ये बहुत खुश थे। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित किया गया। अब ये दामिनी कोह क्या है कि मतलब जमीन को सीमांकित कर दिया और उसको बोल दिया ये दामिनी कोह के तहत है। और ये जो जमीन जो सीमांकित है ये किसी संथाल को दे दी गई, और दूसरी जमीन का सीमांकन करा किसी दूसरे संथाल को दे दी गई, फिर और जमीन का सीमांकन। इस तरीके से एक बहुत बड़ी जमीन ली और उसका सीमांकन करके संथालों में आपस में बांट दी गई। तो ये था, इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। बोला कि ये संथालों की भूमि है। संथालों को इन इलाके में रहना था, हल से खेती करना था और स्थायी किसान बनना था, क्योंकि ये भी खाना बदोश जिंदगी जीते थे। खाना बदोश जिंदगी वो होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, कहीं परमानेंट बस कर नहीं रहते, ऐसी जिंदगी जीते थे ये। तो फिर क्या हुआ? इनको अनुदान पत्र भी दिया गया। अनुदान पत्र मतलब कि सर्टिफिकेट टाइप का। और उसमें शर्त दी गई, शर्त ये दी गई कि तुम्हें मान लो कि तुम्हें मैं इतनी बड़ी ज़मीन दे रहा हूँ, तो उसका जो 10वां हिस्सा है तुम्हें 10 साल के अंदर वो 10वां हिस्सा साफ करना पड़ेगा, वहाँ के जंगल वगैरह काट के उसको साफ करके वो खेती योग्य बनाना होगा। तो अब देखो इन अंग्रेजों की चाल कैसे, समझो कि इतनी इतनी ज़मीन अगर बहुत सारे संथाल साफ कर करके खेती योग्य बनाएंगे तो इससे क्या होगा? खेत जो है हर संथाल अगर मतलब अपनी ज़मीन का 10वां हिस्सा साफ करके बना देगा तो ऐसे करके बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा? खेती के योग्य बन जाएगा। पूरे क्षेत्र का नक्शा तैयार किया गया, खंबे गाड़कर जमीन को सीमांकित किया गया। पूरे क्षेत्र का नक्शा बना लिया गया और खंबे गाड़ दिए और सीमांकित कर दिया कि ये जो ज़मीन है ये इसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है। इस तरीके से संथालों को ज़मीन दे दी गई। अब ये जितनी ज़मीन है वो संथालों की है और बाकी जो ज़मीन जो है जहाँ पे वो झूम खेती करते हैं वो पहाड़ियों की है। इस तरीके से पहाड़ी और संथालों की दुनिया अलग अलग कर दी अंग्रेजों ने। दामिन ई कोह के बाद संथालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी, बहुत सारे संथाल आ गए। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना कि अंग्रेजों ने क्या चाल चली है, शायद आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, देखो पहले वो जमींदार के अंडर में अगर काम करते, जमींदार उसको अपनी ज़मीन देता, बोलता भाई बटाई पे ले और भाड़े पे ले या खेती कर या जो भी कर, तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन किसकी रहती? वो ज़मीन तो जमींदार की ही रहती। ये तो सिर्फ भाड़े पे आए थे, खेती करते और चले जाते, फसल का कुछ हिस्सा रख लेते और बाकी दे जाते। ये था, यानी इनका ना इंटरेस्ट नहीं रहता खेती में। इन्हें लगता है यार ज़मीन तो जमींदार की है, अपना क्या नुकसान है, मेहनत क्या करें, ये वो इस तरीके से। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने चाल चली, उन्होंने बोला भाई ये ले,
ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम्हारे नाम कर दी हमने ज़मीन, इसको काटो पीटो साफ करो खेती करो। तो ऐसे में अब इनके मन में क्या है, अब ये खेती करेंगे तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करेंगे, पूरी रुचि के साथ। क्यों? क्योंकि अब ये जो ज़मीन है ये इनकी ज़मीन है। इनके दिमाग में एक बात है कि ज़मीन तो हमारी है, खूब मेहनत करेंगे, खूब फसल उगाएंगे। और मेहनत और फसल उगाने से फ़ायदा किसको? लाभ अंग्रेज़ों को था, क्योंकि अंग्रेज टैक्स के रूप में इनसे लेते थे बहुत सारी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें हम देखते हैं आगे। संथाल के आने से पहाड़ियों का जो जीवन था वो बेकार हो गया, प्रभावित हुआ बुरी तरीके से। पहाड़ी लोगों को पहाड़ियों के भीतर में जाना पड़ा, यानी नीचे के एरिया में तो ये बस गए थे इधर संथाल, और ये और अंदर चले गए पहाड़ी लोग। अंदर जो था इलाका वो चट्टानी था, बंजर इलाका था। अब वहाँ पे खेती भी नहीं हो पाती, झूम खेती अच्छे से। उपजाऊ ज़मीन जो थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन थी वो दामिने कोह में जा चुकी है, यानी संथालों के पास चली गई है उपजाऊ ज़मीन। इनके लिए तो उपजाऊ ज़मीन ख़त्म हो गई है, बस बंजर ज़मीन बची है इनके पास। संथाल, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ, ये गरीब होने लगे, पहाड़ी लोग संकट में गिरने लगे, समस्या में आने लगे, ऐसा होने लगा। संथाल जो थे अपनी खानाबदोश ज़िंदगी छोड़ दी इन्होंने स्थायी रूप से बस गए, और जो खेत मिले परमानेंट इनको, उन्हीं खेतों में अच्छे से खेती करने लगे। इन्होंने क्या किया, वाणिज्यिक फसलों को उगाना शुरू करा। वाणिज्यिक फसल, ऐसी फसल जो बाजार में बेची जा सके, ठीक है, यानी कि मतलब व्यापार के हिसाब से। व्यापारियों के साथ, साहूकारों के साथ इनका लेन देन होने लगा, यानी कि कहीं ना कहीं पहाड़ियों की ज़िंदगी जो थी वो बेकार होने लगी, बर्बाद होने लगी, और संथालों की ज़िंदगी संवरने लगी। अंग्रेजों ने संथालों की ज़मीन पर भारी टैक्स लगा दिया। बाद में इन्हें पता लगा, अब अंग्रेजों ने अपना रंग दिखाया, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब रंग दिखाया है कि पहले तो ज़मीन दे दी, लालच दे दिया, बोल दिया तुम्हारी ज़मीन है, खेती करो। जब वो ज़मीन काट पीट के इन्होंने साफ बना दी, खेत बढ़ा दिए इनके और फ़ायदा देने लगे, तब अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों का भारी टैक्स। अब ऐसे में संथाल समझ गए कि जिस भूमि पर हमने खेती की है वो हमारे हाथ से जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगा दिया भारी टैक्स। उस टैक्स को चुकाने के लिए नहीं पैसा चाहिए, और साहूकार के पास जाते हैं तो साहूकार जो ब्याज देता है वो भी ऊंची दर पे दे रहा है, यानी साहूकार भी इनके साथ गलत कर रहा है, अंग्रेजी भी इनके साथ गलत कर रहे हैं। और कर्ज ना चुका पाने पर इनकी ज़मीन पे कब्जा हो जाता है। जमींदार जो लोग हैं वो इनकी दामिनी कोह वाली ज़मीन पे अपना हिस्सा बता रहे हैं। तो ऐसे में सभी मतलब इनके खिलाफ हैं, इन्हें लग रहा है कि सभी हमारे खिलाफ हैं। और आप सोचो इनके मन में कितना गुस्सा आया होगा, इनको कितना गुस्सा हुआ, मतलब इनके मन में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि भाई हमने क्या करा, पहाड़ी लोगों को भगाया, हमने जंगलों को साफ़ किया, हमने जंगलों की कटाई की, इतनी मुश्किल से हमने खेतों को संवारा, बनाया, उसमें खेती की, इतनी मेहनत की हमने, और अंग्रेज़ों ने हमें मतलब लालच दे के ज़मीन दी, और बाद में अब क्या कर रहे हैं, इतना भारी टैक्स ले रहे हैं हमसे। फिर इन्हें लगा कि साहूकार से हमारे जो संबंध ठीक ठाक थे, साहूकार भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो भी बहुत भारी मात्रा में ब्याज ले रहे हैं हमसे। इन्हें लगा भाई कि हर तरफ से इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनके मन में गुस्सा था, और यही गुस्सा विद्रोह के रूप में निकला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उस गुस्से को विद्रोह के रूप में सामने लेकर आए। तो अब ये जो विद्रोह है बच्चों, ये आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इनका गुस्सा किस तरीके से पनपा, क्या विद्रोह था, वो सारी कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। और आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं, आपको मुझको कमेंट में बताओ, और 2 से 3 बार वीडियो देख लो। अगर आपको समझ में नहीं आती, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और बुक पढ़ लेना, क्लियर आपका टॉपिक एक हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 3 आएगा उसमें मिलेंगे। तो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियो आपको मिल जाए करे। बेल आइकन दबा दें, लाइक करना ना भूलें, एक लाइक ही करना है आपको, और उससे क्या होगा कि हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट, और कम से कम 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर करा करें। बस यही आपकी एक जिम्मेदारी है कि शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।